हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस अटेंड करके अच्छा लग रहा होगा और कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। और आज की क्लास की शुरुआत भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ कर रहे हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? बताएं कौन सा कालक्रम है जो कि सही है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के आसीन होने का? पहला ऑप्शन है सिकंदर शाह, दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी। और पहले ऑप्शन में है दूसरे ऑप्शन में है सिकंदर शाह, बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी। तीसरे ऑप्शन में है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। चौथे ऑप्शन में है बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही क्रम है अफगान शासकों का जो कि लोदी राजवंश से संबंधित हैं। आप सभी को पता है लोदी राजवंश से संबंधित 3 महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके नाम आपके सामने हैं। फटाफट इनका क्रम बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। फटाफट उत्तर दीजिए बच्चा लोग। आप लोगों को बहुत कम समय देंगे, फास्ट कवर करेंगे इस क्लास को और मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान भी होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि एग्जाम में बार बार आया है। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी और लास्ट में थे इब्राहिम लोदी। इन्हीं की हत्या करके बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इन्हीं के साथ बाबर का पानीपत के का प्रथम युद्ध हुआ था। आप सभी को पता होगा, ये क्रम बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा शासक है वो? इल्तुतमिश ने आगरा शहर बसाया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, या फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, या सिकंदर लोदी ने बताया था? इसका उत्तर तो आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर जो 4 बिल्कुल करेक्ट है। सिकंदर लोदी ने ही आगरा नगर की नींव डाली थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और इसलिए बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इब्राहिम लोदी? तो बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करते थे? उम्मीद है ये उत्तर भी आप सभी को पता होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और उम्मीद है इन सारे क्लासेस से आप लोगों को पेट में भी मदद मिल सकता है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट, सिकंदर लोदी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन है? ये एग्जाम में बहुत बार आया है। वो कवियत्री कौन है जिन्होंने अपने पति के मधुरा विजय के अभियानों को लिखा है? क्या वो भारती हैं, या गंगा देवी हैं, या वरदबिका हैं, या वज्जिका हैं? फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कि वो कौन सी महिला हैं जिन्होंने अपने पति के मधुरा विजय कृति में उनके विजय अभियानों का वर्णन किया है। उम्मीद है आपको इसका उत्तर पता होगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? गंगा देवी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनियों से गोवा को किसने छीना था? आपको ये बताना है। ऑप्शन में है हरिहर प्रथम, दूसरा ऑप्शन है हरिहर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है बुक्का प्रथम, चौथा ऑप्शन है देवराय द्वितीय। बताएंगे विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा क्योंकि कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, और आप लोगों के निगाहों के सामने से ज़रूर गुजरे होंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है बच्चा लोग। हरिहर द्वितीय ने ही गोवा को बहमनियों से छीना था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। आपके सामने देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं। पहला है, नरसिम्ह सालु वंश ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालु वंश आरंभ किया।
क्या ये बात सही है कि नरसिम्हा सालू ने संगम वंश का अंत कर दिया और उसने राज सिंहासन छीन करके सालू वंश का आरंभ किया था? दूसरा है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू वंश शासक को गद्दी से उतार कर राज्य सिंहासन छीना था। क्या ये बात सही है? तीसरा, वीर नरसिंह उनके उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्थ भाई अच्युत देव राय थे। आपको बताना है बच्चा लोग कि क्या कौन सा कथन सही है। और चौथा है कि सारी बातें सही हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड का है और एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। आपको बताना इसमें से कौन से कथन हैं जो कि सही हैं। आपके सामने चारों कथन है बच्चा लोग। पहला जो है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने सिंहासन छीन करके सालू वंश की स्थापना की, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू वंश शासक को गद्दी से उतार कर राज्य सिंहासन छीना, ये भी सही है। और वीर नरसिंह उसके उत्तराधिकारी अब उनके अनुज कृष्णदेव राय थे और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके भाई अच्युत देव राय थे, ये भी सही है। उपयुक्त सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही हो जाएगा। याद रखिएगा, सारी बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? आपको फटाफट उत्तर दे देना है कि विजयनगर के जो राजा है कृष्णदेव राय, इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपके लिए नया होगा और अगर देखा है आपने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया हुआ है। पहला ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है इस्माइल आदिल खान और चौथा है गजपति। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग और बताइएगा कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और उम्मीद है आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकेंगे। और अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको नया तथ्य जानने को मिलेगा। कुली कुतुब शाह सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक तो होंगे ही नहीं। बाकी तीन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था, लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कुली कुतुब शाह को ही कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध में हराया था। इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग, याद रखिएगा। कृष्णदेव राय को दक्षिण का आंध्र भी कहा जाता है, आंध्र पितामह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि आंध्र पितामह किसे कहा जाता है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो याद रखिएगा, आंध्र पितामह कहा जाता है इनको। और ये नेट के एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका कौन सा सही हो गया है? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अनगिनत बार एग्जाम में आया हुआ। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छा उत्तर देंगे। तो बताएंगे बच्चा लोग, कौन है जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे और उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 8 मंत्री थे, दूसरा ऑप्शन है 8 तेलुगु कवि थे, तीसरा ऑप्शन है 8 महान सेनापति थे और चौथा है 8 परामर्शदाता थे। फटाफट बताएंगे कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले अष्टदिग्गज कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को इसका उत्तर होना चाहिए पता। और फटाफट कमेंट कर दीजिए कि कौन सा है जो कि आपका सही है। आप सभी का उत्तर सही होना चाहिए, जो कि मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये। उम्मीद है आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। 8 तेलुगु कवियों को कहा जाता था अष्टदिग्गज, जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और अगर पता है तो फटाफट बताइएगा, अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? फटाफट बताइए, अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? कौन से शासक थे जिनके दरबार में अष्ट प्रधान रहा करते थे और ये किससे संबंधित हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो शिवाजी थे, शिवाजी के दरबार में थे अष्ट प्रधान, जो उनके कार्यों में मदद करते थे, जिसमें मंत्री से लेकर के सारे जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे वो शामिल थे। अष्ट प्रधान शिवाजी, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। और एक और भी क्वेश्चन कि 9 रत्न किस किस के दरबार में थे? कौन से शासक हुए हैं जिनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे? अगर नाम पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि 9 रत्न किन शासकों के दरबार में हुआ करते थे। उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। तो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ 9 रत्नों वाला। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में है अकबर, अकबर और प्लस चंद्रगुप्त फर्स्ट। दूसरे में है अकबर प्लस चंद्रगुप्त सेकंड।
तीसरे में है दोनों, यानी कि दोनों, पहला दूसरा दोनों सही है। और डी में है कि कोई नहीं। बताइएगा बच्चा लोग, किसके किसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ पता होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, चूँकि सिंपल सी बातें हैं और उम्मीद है कि सभी को पता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। कभी कभी इन 9 रत्नों का नाम भी पूछ लेता है, तो उसको भी देख लीजिएगा कि 9 रत्नों में कौन कौन शामिल थे अकबर के दरबार में, और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल से निर्मित हुआ था। किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था विजयनगर का हजारा मंदिर। ये 1000 स्तंभों पे बना हुआ मंदिर है, और इस मंदिर में हवाएं जब गुजरती हैं तो इन स्तंभों से, इन खंभों से जब हवाएं टकराती हैं तो ध्वनि निकलता है, और वह स्वतः वहाँ पे म्यूजिक जैसा बजता है। बहुत ही आकर्षक स्थापत्य है ये, एक तरीके से कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है ये। तो याद रखेंगे बच्चों, हजारा मंदिर किससे संबंधित है, कृष्णदेव राय के दरबार मतलब शासन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनगिनत बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार तो मैंने ही आयोग के क्वेश्चन में इसको देखा है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ये क्वेश्चन तो कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। पिछले क्लासेस अगर आप लोगों ने ईमानदारी से देखा है तो आप सभी को पता होगा कि अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था। ऑप्शन में है देवराय प्रथम के राज्यकाल में, दूसरा ऑप्शन है देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, तीसरा ऑप्शन है कृष्णदेव राय के राज्यकाल में, और चौथा ऑप्शन है वीर विजय के राज्यकाल में। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, ये पिछले क्लासेस का क्वेश्चन है और उम्मीद है आप सभी को याद होगा कि सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करिए, और आप सभी का उत्तर आना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों का उत्तर सही होना चाहिए। आप सभी को पता है कि ये देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे अब्दुल रज्जाक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अगर आपको याद है कि ये कहाँ से आए थे तो ये भी कमेंट कीजिएगा, मैंने बताया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी आप सभी को पिछले क्लासेस में करा चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। निकोलो कोंटी कौन था, एक प्रसिद्ध चित्रकार था, या इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, या एक पुर्तगाली यात्री था, या एक ईरानी यात्री था। मैक्सिमम बच्चों का उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, और मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग को फटाफट इसका आंसर मिल जाए, और आप लोग फटाफट कमेंट कर दें। और आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। इटली का यात्री है और विजयनगर साम्राज्य में इसने यात्रा किया है, और ये क्या है, पेशे से चिकित्सक भी था। याद रखिएगा, पेशे से क्या था, चिकित्सक था। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। कौन से इसमें से लोग हैं जो महाभारत का तेलुगु में अनुवाद उन्होंने किया है। और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप लोग गलत कर सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। तो बताएंगे तेलुगु में अनुवाद करने वाले विख्यात कवि कौन हैं। ऑप्शन में है कंबन, कुट्टन, नयन, टिक्कन। तो आपके सामने ऑप्शन है केवल पहला और दूसरा, दूसरा है केवल दूसरा और तीसरा, तीसरे में है कि केवल सी में है केवल तीसरा और चौथा, और चौथे में है केवल चौथा और पहला। तो बताएंगे आपके कौन से हैं जो महाभारत का तेलुगु में अनुवाद करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट उत्तर आना चाहिए आप लोगों का, और उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर सही बताएंगे। तो देख लीजिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाए, सी, तीसरा और चौथा, यानी कि नयन और टिक्कन। नयन और टिक्कन ने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी केवल तीसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। कौन से राजा या कौन से साम्राज्य के राजाओं ने प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार हैं जिनका नाम है सायण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आश्रय दिया था। पहला ऑप्शन में है, पहला परमार राजाओं का, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन राजाओं का, तीसरा ऑप्शन है विजयनगर राजाओं का, चौथा ऑप्शन है वाकाटक राजाओं का। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग इसका उत्तर सही दे सकते हैं, और आप सभी का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। विजयनगर राजाओं ने
सायण को क्या दिया था? आश्रय दिया था। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विजयनगर की राजधानी क्या थी? बहुत आसान है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। विजयनगर की राजधानी क्या थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चा लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भास्कर, अच्छा ओहो, सक्रिय थे, वही क्वेश्चन है। देखिए, आश्रय किसने दिया और सक्रिय किसके दरबार में रहे, किन शासन काल में? तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इसका उत्तर फटाफट दे दीजिए, क्योंकि इसमें तो कोई दम ही नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा घुमा के कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सभी को पता है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विजयनगर राज्य हो जाएगा। और विजयनगर राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और साथ ही आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता होना चाहिए कि इस राज्य में, इस जो साम्राज्य है, इसमें 4 राजवंशों ने शासन किया है। कौन कौन से हैं? इनका क्रम बताइएगा बच्चों, मैं लिख दे रही हूँ, इनका क्रम बताइएगा। पहला है अरेबीडु, ये एग्ज़ाम में आया इसलिए पूछ रही हूँ, अरेबीडु। उसके बाद है संगम, उसके बाद है तुलु, तुलु, और फिर है सुलु, सुलु। इसका क्रम बताना है आपको, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ए में है आपका दूसरा और तीसरा, चौथा और तीसरा, और फिर आपका पहला। और बी में मैं आपको दे रही हूँ, बी में आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लाइन से। और आपका सी में है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। बताइए इसका क्रम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑप्शन के ही बता दीजिए अगर आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम क्या है। कई बार एग्जाम में आया है, आप सभी को पता होना चाहिए। विजयनगर राज्य में शासन करने वाले राजवंशों का क्रम बताएंगे बच्चा लोग, क्या हो जाएगा? अरेबीडु, संगम, तुलु, सुलु में कौन सा क्रम सही हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। और इसका जो आंसर है वो मैं बता दे रही हूँ, आपका ऑप्शन नंबर ए है। सबसे पहले संगम वंश आया था, आप सभी को पता है। उसके बाद क्या आया है? सुलु वंश आया है। उसके बाद क्या आया? तुलु वंश आया है। और फिर आया है अरेबीडु वंश। संगम, सुलु, तुलु, अरेबीडु। देखिए कितना आसान है। संगम, सुलु, सा पहले है, फिर तुलु, फिर अरेबीडु। बहुत आसान है, संगम, सुलु, तुलु और अरेबीडु। और साथ ही एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जो कृष्णदेव राय हैं ये किस राजवंश से संबंधित हैं? इन चारों में से किस राजवंश से संबंधित हैं कृष्णदेव राय? ये क्वेश्चन भी आया है कि कृष्णदेव राय इनमें से कौन से राजवंश से संबंधित हैं? संगम, सुलु, तुलु, अरेबीडु में से किस राजवंश से संबंधित हैं कृष्णदेव राय? फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। और आपको कृष्णदेव राय की रचना का नाम अगर याद हो तो भी बता दीजिए, प्राचीन काल के इतिहास में मैं इसको बता भी चुकी हूँ। बताएंगे फटाफट बच्चा लोग कि आपका कौन सा है। आप सभी को पता हो, अगर नहीं पता है, कि जो आपके कृष्णदेव राय हैं ये तुलु राजवंश से जुड़े हुए थे। संगम, सुलु के बाद जो तुलु आता है, ये तुलु राजवंश से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? अमुक्त माल्यद। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? 500 वर्ष हो चुके हैं किसके राज्यारोहण को? पहला है हरिहर प्रथम, दूसरे है कृष्णदेव राय, तीसरा है कोलुतुंग प्रथम, चौथा है राजराज प्रथम। तो बताएंगे बच्चा लोग किसके राज्यारोहण को 500 साल गुजर चुके हैं? 500 साल गुजर चुके हैं, बताना है आप लोगों को, कौन हो जाएंगे? तो उम्मीद है कि आप लोग इनका उत्तर बता सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और आपको पता रहे कि 500 जो आपका 1500 से प्लस में है, उनका टाइम पीरियड क्या है? वो हैं कृष्णदेव राय, जो कि बाबर के समकालीन हैं। और इन्हीं के राज्यारोहण को 500 वर्ष से ऊपर लगभग गुजर चुका है। तो ये कृष्णदेव राय हैं बच्चों, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन आया है कि बाबर की आत्मकथा, अगर आपको बाबर की आत्मकथा का नाम पता है तो उनकी आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी उन्होंने लिखा है, तुजुक ए बाबरी लिखा है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तुजुक-ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा है। किस भाषा में लिखा है, ये भी क्वेश्चन आया है। तुर्की भाषा में लिखा हुआ है तुजुक-ए बाबरी। साथ ही क्वेश्चन है कि तुजुक-ए बाबरी में किन हिंदू राजाओं का उल्लेख मिलता है। बाबर के तुजुक-ए बाबरी में किन हिंदू राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो कृष्णदेवराय का मिलता है और राणा सांगा का मिलता है। इनका, ये दो हिंदू राजा हैं जिनका उल्लेख मिलता है। और भी राजाओं का मिला है, लेकिन हिंदू राजाओं में यही दो राजा हैं जिनका उल्लेख तुजुक-ए बाबरी में बाबर ने किया है और उन्होंने तुर्की भाषा में लिखा है। कहीं कहीं चगताई तुर्की भी मिलेगा आप लोगों को। इन लोगों का जो है वर्णन उन्होंने किया है और इनको महान शासक बताया है। इसलिए क्वेश्चन बार बार आया है कि तुजुक-ए बाबरी में किन हिंदू राजाओं का उल्लेख मिलता है, कृष्णदेवराय और जो है साथ ही कौन है, राणा सांगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, आयोग का फेवरेट है ये, और इसका उत्तर आप सभी को पता होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी युद्ध लिखे हैं अगर इनका टाइम पीरियड पता है तो निश्चित तौर पे गलत नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध और चौथा है तालीकोटा का युद्ध। तो उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, और चूँकि बहुत ही मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है तो इसका आपको उत्तर पता ही होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो कब हुआ है, खानवा का युद्ध कब हुआ और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। उम्मीद है कि किसी बच्चे को गलती नहीं करेंगे। आप सभी को पता है कि 1526 में हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में आपका क्या हुआ है, 1527 में हुआ खानवा का युद्ध, 1528 में आप सभी को पता है किसका युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था और आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था 29, यानी कि आपका ये 4 युद्ध हुए थे। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये लगातार बाबर ने महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़े थे। और इसके अलावा आपको पता है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये 1556 में हुआ था, जो कि हेमू और अकबर के बीच हुआ था। इसके बाद आपका जो हुआ है वो है तालीकोटा का युद्ध। ये कब हुआ, 1565 ईस्वी में हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया था। याद रखिएगा इस युद्ध का और क्या नाम है ये भी पूछता है। तो तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। राक्षस तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं इसको, राक्षस तगड़ी का युद्ध भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसको बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है कि बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ था और राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। तो इसी तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं और बन्नी हट्टी भी कहते हैं, जो कि 1565 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। हो सकता अगली बार तालीकोटा ना लिख के राक्षस तंगड़ी लिख दे या बन्नी हट्टी लिख दे। और ये भी हो सकता है पूछ ले कि कौन से युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य या कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो ये तालीकोटा का युद्ध ही है। ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। फटाफट बताएंगे कि जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। पहला है सदाशिवराव, दूसरा है तिरुमल, तीसरा है रंगा द्वितीय, चौथा है वेंकट द्वितीय। फटाफट बताइएगा कि कौन सा शासक था जब मैसूर में बोडियार वंश की स्थापना हुई थी। इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग। ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, वेंकट द्वितीय थे उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक। और मैसूर के बोडियार वंश के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मैसूर के बारे में आप लोगों को आधुनिक भारत में बताएंगे। यहाँ के 2 फेमस राजा आप सभी को पता है, हैदर और टीपू। इनके बारे में बहुत अच्छे से आगे जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग मध्यकालीन भारत में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। पहला है अधिशेष लगान, दूसरा है भू राजस्व, तीसरा है बंदरगाहों से आमदनी और चौथा है मुद्रा प्रणाली। याद रखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य को जो वित्तीय मिलता था, जो वित्त मिलता था, जो पैसा मिलता था, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता था।
तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक या कहिए आधुनिक काल तक भारत में जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ से आ रहा था? कृषि से आ रहा था। आपने देखा देश की आज़ादी के बाद तक कृषि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा था। तो निश्चित तौर पे ये हमेशा से ही कृषि ही क्या है, राजाओं के इनकम का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। भू राजस्व जिसको कहा जाता था, यही सबसे मेन सोर्स हुआ करता था। चाहे वो विजयनगर साम्राज्य हो, चाहे वो चोल साम्राज्य हो, चाहे वो मुगल साम्राज्य हो, कोई भी साम्राज्य हो, आपने देखा कि आज़ादी के बाद तक हमारी आर्थिक स्थिति कृषि से ही चलती थी। चाहे वो अच्छी रही हो या बुरी, लेकिन कृषि से ही हमारी आमदनी होती थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोड की सहायता से उत्तर देना है और बताना है कि कृष्णदेवराय ने किस तरह के कर व्यवस्था का उपयोग किया था, किस तरह के टैक्सेशन व्यवस्था का उपयोग किया था। पहला ऑप्शन है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा है कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे। तो आपको बताना है क्या भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, क्या कारखानों के निजी स्वामी औद्योगिक कर देते थे, यानी कि एक औद्योगिक कर देते थे। पहला ऑप्शन है केवल पहला, दूसरा है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कि कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई दम ही नहीं है इस प्रश्न में, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत बड़ी बात है और जिन्होंने पढ़ा है उसके लिए कोई बात ही नहीं है। तो आप सभी को पता है कि निश्चित तौर पे अगर भूमि की गुणवत्ता के आधार पे भू राजस्व होगा, जो सबसे अच्छी भूमि होगी, सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा उस पर ज़्यादा टैक्स, जो कम उत्पादन उस पर कम टैक्स। तो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा भी सही है, अगर कोई कारखाना लगा रहा है किसी राजा के साम्राज्य में तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। राजा क्या, आज भी तो सरकार लेती है, कारपोरेट टैक्स लेती है, हर किसी से टैक्स लेती है। तो निश्चित तौर पे दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको बताना है कौन से स्थान पे जो आज भी खंडहर पाए जाते हैं वो विजयनगर के प्राचीन राजधानी को बताते हैं। पहला है अहमदनगर, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है गोलकुंडा, चौथा है हम्पी। बहुत ही आसान लेकिन मोस्ट फेमस क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए सबको इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है आपका, हम्पी ही सही उत्तर हो जाएगा। हम्पी के अवशेष ही या जो आज पाए जाते भग्नावशेष ये बताते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आता है। एंशिएंट काल हो, मिडवल काल हो या कोई भी काल हो, चीन को राजदूत भेजे गए हैं हमारे यहाँ के शासकों के द्वारा, और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आज ही नहीं हमारा चीन के साथ संबंध है और आज जो है संबंध चर्चा में रहता है। ये एंशिएंट काल से ही चीन के साथ संबंध हमारे रहे हैं और विभिन्न राजाओं ने अपने राजदूत इनके यहाँ भेजे हैं। तो आपको बताना है विजयनगर का कौन सा शासक है जिसने चीनी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, याद रखेंगे बच्चा लोग कौन है, बुक्का प्रथम है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे चोल काल की तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि चोल काल के किस शासक ने चीन भेजा था अपना राजदूत? तो राजराज फर्स्ट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल जुबान पे रटी होनी चाहिए। राजराज और राजेंद्र, ये दोनों लोग क्या हैं, फर्स्ट हैं, राजेंद्र फर्स्ट और राजराज फर्स्ट, याद रखिएगा। दोनों जो प्रथम है इन्होंने ये क्या किया है, चीन भेजा है अपने राजदूत को। इसके अलावा एक और राजा है, चेर राजा है जिनका नाम है कोलुतुंग प्रथम, कोलुतुंग, कोलुतुंग, याद रखिएगा बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कोलुतुंग। कोलुतुंग फर्स्ट ने भी भेजा है, देखिए तीनों लोग फर्स्ट हैं, यहाँ ये भी फर्स्ट हैं। तो कभी भी कन्फ्यूज़न हो कि राजेंद्र सेकंड थे कि फर्स्ट थे, राजराज द्वितीय फर्स्ट थे कि सेकंड थे, कोलुतुंग फर्स्ट थे कि सेकंड थे, बुक्का फर्स्ट थे कि सेकंड थे, याद रखिएगा सारे फर्स्ट हैं। कोलुतुंग भी फर्स्ट हैं, बुक्का भी फर्स्ट हैं, राजराज भी फर्स्ट है और राजेंद्र भी फर्स्ट हैं। ये बहुत अच्छा ट्रिक है बच्चों, जब भी ये लोगों का नाम आए तो तुरंत समझ जाइए कि फर्स्ट वाला ही होगा और फर्स्ट वाले ने ही हमेशा चीन में राजदूत भेजे हैं। ये चाहे जिस भी काल से संबंधित हो, चाहे चोल हो, चाहे चेर हो, चाहे वो संगम काल या विजयनगर साम्राज्य के हो,
ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इतना ज़्यादा आयोग पूछता है और बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो फर्स्ट को याद रख लीजिएगा, फर्स्ट ही हमेशा चीन के पास राजदूत भेजते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तेलुगु कवि श्रीनाथ हैं, ये किसके दरबार में थे? हरिहर द्वितीय के, देवराय प्रथम के, देवराय के या कृष्ण देवराय द्वितीय के? तो बताएंगे कि तेलुगु कवि हैं जिनका नाम है श्रीनाथ, ये किसके दरबार में थे? एग्जाम में आया हुआ है बच्चा लोग, पीसीएस में भी आया है, टीजीटी पीजीटी में भी आया है, इसलिए कई एग्जाम में आया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत मददगार हो। ऑप्शन नंबर 3 सही है, देवराय के दरबार में आए हैं, मतलब थे श्रीनाथ, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? बताएंगे, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? यानी कि उस समय मंदिरों में कल्याण मंडप जरूर बनाए जाते थे। वो कौन सा शासक हो सकता है? पहला है, या कौन सा साम्राज्य हो सकता है? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर? कौन से साम्राज्य में मंदिरों में कल्याण मंडप जरूर बनाए जाते थे? आप सभी को पता है दक्षिण में कल्याणम शादी को कहा जाता है, यानी कि शादी का मंडप। और इस शादी का मंडप आम जन लोगों के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पे देवों की शादी की जाती थी। जो भी मंदिर होता था, जिस भी देवालय, जिस भी ईश्वर को समर्पित होता था मंदिर, उनका शादी होता था। ये सभा भवन के रूप में भी उपयोग होता था। ये क्वेश्चन भी आया है कि कौन से मंदिर को सभा भवन के रूप में भी उपयोग किया जाता था? तो सभा भवन के रूप में कौन उपयोग होता था? यही कल्याण मंडप, याद रखेंगे, कौन होता था? कल्याण मंडप। इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग। और ये किसके समय से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। इनके मंदिरों में कल्याण मंडप देखने को मिलता है, जहाँ पे ईश्वर की शादी की जाती थी और वो सभा भवन के रूप में भी उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 क्या दे 36 स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? ओहो, आपको बताना है कि विट्ठल जो मंदिर है, विजय विट्ठल मंदिर है, जिसमें बहुत सारे स्तंभ लगे हुए हैं, यानी कि एक तरीके से कहिए कि बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं और जो संगीत जैसा स्वर निकालते हैं। ये कहाँ पे है आपको ये बताना है। पहला है बेलूर, दूसरा है भद्राचलम, तीसरा है हम्पी और चौथा है श्रीरंगम। बताएंगे बच्चा लोग कि ये विट्ठल स्वामी का मंदिर कहाँ पे है, जो एक तरीके से कहिए कि उसके स्तंभ जो है वो संगीत निकाल जैसा ध्वनि देते हैं, हवाएं जब उनसे टकराती हैं तो संगीत जैसा ध्वनि निकलता है। ये कहाँ पे है? हम्पी में है, भद्राचलम में है, श्रीनगर में है या आपका बेलूर में है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। मैं इसका उत्तर नहीं बता रही हूँ, आप सभी को इसका उत्तर पता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ओहो, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है आज का, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। पहला ऑप्शन है विजय राय ने, दूसरा ऑप्शन है हरिहर द्वितीय ने, तीसरा ऑप्शन है हरिहर और बुक्का ने, और चौथा ऑप्शन है बुक्का द्वितीय ने। बताएंगे बच्चा लोग कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने किया था। बहुत ही आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको पता हो कि हरिहर और जो बुक्का है, ये दोनों लोग बहमनी साम्राज्य में काम करते थे कर्मचारी के रूप में, लेकिन जब MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे आक्रमण किया और बहमनी साम्राज्य को हराया, तो इन दोनों को पकड़ के ले गया दिल्ली ले जाके कैद कर दिया और इनके सामने शर्त रखी कि अगर इस्लाम कबूल करोगे तो छोड़ देंगे। फिर इन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद इनको जो है MBT ने छोड़ दिया और इनको दक्षिण में विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को भेजा, इन दोनों भाइयों को भेजा कि जाओ और दक्षिण के विद्रोह को दमन करो। ये लोग दक्षिण में आते हैं और अपने गुरु जिनका नाम था विद्याधर के मतलब माध्यम से या उनके आशीर्वाद से इन लोगों ने क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन फिर कर लिया, शुद्धिकरण करा लिया अपना, और वापस अपने धर्म में आ गए। और वापस अपने धर्म में आने के बाद इन्होंने क्या किया, खुद ही विद्रोह कर दिया और विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये पूरी कहानी है। ये लोग धर्म परिवर्तन कितने होशियार थे, जब ज़रूरत पड़ी तो धर्म बदल दिया और फिर जैसे ही ज़रूरत खत्म हुई धर्म बदल के वापस अपने धर्म में आ गए और एक साम्राज्य की स्थापना की जो विजयनगर साम्राज्य कहलाया। और पहला जो उसमें वंश हुआ वो संगम वंश था,
जिस पर इन्होंने शासन किया था। और ये संगम किसका नाम था? इनके पिता का नाम था संगम, उन्हीं के नाम पे इन लोगों ने संगम वंश की नींव डाली विजयनगर साम्राज्य में। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता है कितना आसान है। अष्टदिग्गज किसके राज्य में रहते थे? आप सभी को इसका उत्तर पता चल चुका है, लीक हो चुका है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो आप लोग कहेंगे मैम रहने दीजिए। आप सभी को पता ही कौन है? कृष्ण देव राय हैं, जिनके दरबार में थे अष्टदिग्गज। और ये क्या थे? अष्टदिग्गज जो थे ये प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे अपने टाइम पीरियड के। तो आज की क्वेश्चन उम्मीद है बच्चा लोग आप लोगों को समझ में आया होगा और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हम लोग ऐसे ही डेली डेली प्रैक्टिस सेशन करेंगे। बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराना है और ऐसे धीरे धीरे करके पूरी की पूरी हिस्ट्री आप लोगों को या हिस्ट्री का मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद करा देना है। तो आप लोग अपनी डाटा को बचा के रखा करें। डेली जो है जब भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन मिले तो प्रैक्टिस सेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, अगले दिन हम फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे तथ्यों के साथ मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद।